गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत प्रकरण अनुस्थित प्रणाली। अनुस्थित प्रणाली को हम कहते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। क्या कहते हैं हम इसको? ग्रेडिंग सिस्टम। कल हमने ग्रेडिंग सिस्टम के विषय में अध्ययन किया था। ग्रेडिंग सिस्टम के विषय में जाना था कि ग्रेडिंग सिस्टम क्यों आवश्यक है, ग्रेडिंग सिस्टम का क्या अर्थ है, ये हमने जाना था। क्यों आवश्यकता पड़ी ग्रेडिंग सिस्टम की? क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि अंकों के द्वारा जो परीक्षा प्रणाली चल रही थी, अंकों के आधार पर जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, छात्रों का मूल्यांकन करते समय जब अंकों के आधार पर उन्हें परिणाम प्राप्त होते हैं तो उसमें अविश्वसनीयता आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि मैंने कल आपको समझाया था कि छात्र विज्ञान वर्ग का और कला वर्ग, विज्ञान वर्ग का छात्र और कला वर्ग का छात्र दोनों ही अपनी अपनी जगह इंटेलिजेंट होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों की प्रोग्रेस में, इनके मूल्यांकन में इतना अंतर आ जाता है कि विज्ञान वर्ग वाला तो 100/100% अंक प्राप्त कर सकता है, जबकि यह 90% से एबव अंक प्राप्त नहीं कर सकता। कौन? कला वर्ग वाला। क्योंकि कला वर्ग में कभी भी फुल में से फुल 100/100 अंक प्रदान नहीं किए जा सकते, इसलिए कला वर्ग के विद्यार्थी में हीन भावना आ जाती है, अविश्वसनीयता आ जाती है। अब हम देखते हैं ग्रेडिंग सिस्टम हमें ये इसीलिए प्रदान किया गया है कि उसमें जो कला वर्ग का विद्यार्थी है, जो चाहे वह विज्ञान वर्ग का हो चाहे वह कला वर्ग का हो, दोनों का बराबर से मूल्यांकन किया जा सके, वह मूल्यांकन विश्वसनीयता की ओर अग्रसर हो, वह पूरी तरह से वैध हो। ग्रेडिंग सिस्टम में हमने कल यही पढ़ा था। भिन्न भिन्न शिक्षा आयोग के द्वारा परीक्षा प्रणाली के मूल्यांकन को सुधारने के लिए, उसमें विश्वसनीयता लाने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया गया था। यह 5 बिंदु पैमाना हो सकता है, 7 बिंदु पैमाना हो सकता है और 9 बिंदु पैमाना भी हो सकता है ग्रेडिंग सिस्टम में, मैंने बताया। जबकि जो हमारा संख्यात्मक परिणाम है वह 3 वर्गों में डिवाइड होता है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। तो केवल उन 3 वर्गों के आधार पर हम विद्यार्थी का पूरी तरह से मूल्यांकन, सही विश्वसनीय मूल्यांकन नहीं कर सकते। उसमें पक्षपात की भावना आ जाती है। कैसे कि मैंने आपको बताया कि 59 अंक वाला विद्यार्थी सेकंड डिवीजन और 60 वाला विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन, जबकि दोनों के ज्ञान स्तर में कोई अंतर नहीं है, दोनों का बौद्धिक स्तर समान है, लेकिन यहाँ डिवीज़न ही बदल गया। अगर वह कंपटीशन में भाग लेता है, कोई चेक लिस्ट निकलती है, कोई मेरिट लिस्ट निकलती है, तो और उसमें निकलता है 60% से 60 या 60% से ऊपर वाले विद्यार्थी ही सेलेक्ट होंगे, तो यहाँ पर केवल और केवल 1 नंबर की वजह से इस विद्यार्थी को पीछे हटना पड़ता है। तो ग्रेडिंग सिस्टम इस भेदभाव को दूर करता है। दूसरा हमने बताया था, परीक्षक जब प्रश्न पत्रों की जांच करते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं की जब जांच करते हैं, तो संख्यात्मक प्रणाली में निबंधात्मक प्रणाली आप देखिए, निबंधात्मक परीक्षा जो है उसमें वह अपनी मर्जी से नंबर देते हैं। किसी को 10 दे दिए, किसी को 15 दे दिए, किसी को 19 दे दिए, 20 में से। कितने में से? 20 में से। किसी को 10 दे दिए, किसी को 15, किसी को 19। तो यहाँ पर जब विद्यार्थी देखता है कि मैंने अच्छा लिखा था, हो सकता है वह फालतू विचारों में नहीं जा रहा हो, वह पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात कह रहा हो, तो परीक्षक का दृष्टिकोण क्या है? एक परीक्षक का दृष्टिकोण है कि 4 से 5 पेज का आंसर होना चाहिए। एक परीक्षक का दृष्टिकोण है कि पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। एक परीक्षक का दृष्टिकोण है कि इसने पॉइंट्स
पहले मेंशन नहीं किए या पॉइंट्स बाद में मेंशन नहीं किए या इसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, फलाने बहुत सारे कारण हमारे मूल्यांकन में आ जाते हैं। तो भिन्न भिन्न परीक्षकों का दृष्टिकोण अलग होने की वजह से मार्किंग में भिन्नता आ जाती है। मार्किंग में भिन्नता आना स्वाभाविक है, जो कि विद्यार्थी के लिए, छात्र के मूल्यांकन के लिए अच्छा नहीं है। वह उसमें पक्षपात की भावना को प्रदर्शित होती है, उसमें पक्षपात की भावना प्रदर्शित होती है कि मेरे साथ भेदभाव किया गया है। विद्यार्थी कभी भी ऐसे सिस्टम में संतुष्ट नहीं हो पाता है, साथ ही साथ वह आगे बढ़ने उसमें एक निराशा की प्रवृत्ति घर कर जाती है कि मैं कितना ही अच्छा लिखूं, मुझे अच्छे नंबर प्राप्त नहीं हो सकते। जबकि ग्रेडिंग सिस्टम इस प्रकार के भेदभाव को पूरी तरह से दूर करता है। परीक्षा प्रणाली में मूल्यांकन में सुधार करने के लिए ही अनुस्थित प्रणाली को अपनाया गया है। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी थी। ग्रेडिंग सिस्टम के लाभ मैंने आपको बता दिए थे कि यह अन्य मूल्यांकन की जगह अधिक विश्वसनीय होता है। इसके द्वारा जब मूल्यांकन किया जाता है तो छात्रों का एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में ट्रांसफ़र आसानी से किया जा सकता है। यह समानता की भावना को जगाता है। यह विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह सभी विद्यार्थियों में सहयोगात्मक रवैये को अपनाता है, क्योंकि उनमें कोई भेदभाव ही नहीं रह जाता। जब हम जानते हैं कि दो दोस्त हैं, एक को 59 प्राप्त हुए हैं, एक को 60 प्राप्त हुए हैं, तो दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे। जबकि ग्रेडिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के सहयोगी बने रहेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं अनुस्थित प्रणाली। अनुस्थित प्रणाली या ग्रेडिंग प्रणाली वह साधन है जिससे छात्रों के मापन को प्रदर्शित किया जाता है। यह अनुस्थित प्रणाली वह साधन है जिससे छात्रों के मापन को प्रदर्शित किया जाता है। छात्रों के मापन को प्रदर्शित किया जाता है, जिससे छात्रों के मापन को प्रदर्शित किया जाता है। अनुस्थित प्रणाली वह प्रणाली है, वह साधन है जिसके माध्यम से छात्रों के मापन को प्रदर्शित किया जाता है। मापन को प्रदर्शित करने के बाद फायदा यह होता है कि यह प्रणाली अभिभावक को यह बताने में मदद करती है कि इस बालक का सीखने का स्तर क्या है। क्या बताने में मदद करती है? सीखने का स्तर क्या है, कौन से स्तर का यह बालक है, सीखने का स्तर क्या है, यह बालक कौन सी श्रेणी में इसको रखा जा सकता है, यह उस प्रणाली को प्रदर्शित करती है। जबकि संख्यात्मक प्रणाली में आप देखिए वह अंकों पर आधारित हो रही है। तो हम अगर उसे कहेंगे कि बालक तो फर्स्ट डिवीजन का है, फिर इसके सेकंड डिवीजन कैसे आए, तो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। यह सीखने के स्तर को प्रदर्शित करती है, अभिभावक को ये बताने में यह मदद करती है कि आपके बालक का बौद्धिक स्तर क्या है। अगला है इसमें कि इसमें दो छात्रों के अंकों से उनके स्तर का अंतर का सही ज्ञान हो जाता है। इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से। दो बालकों के अंतर का सही ज्ञान, कैसे? दो बालकों के अंकों के अंतर का सही ज्ञान हो जाता है। कैसे? देखिए, ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से बालक का मात्रात्मक मूल्यांकन भी हो जाए और सबसे ज़्यादा फायदा है कि छात्र का गुणात्मक मूल्यांकन भी हो जाता है। गुणात्मक मूल्यांकन भी हो जाता है। देखिए, किसी छात्र ने 50 में से 32 और दूसरे ने 50 में से 25 अंक प्राप्त किए हैं,
तो पहला दूसरे से कितना अच्छा है इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते, जबकि अनुस्थित प्रणाली जो कि देखिए एक छात्र ने 50 में से 32 अंक प्राप्त किए हैं और दूसरे ने 25 अंक प्राप्त किए। कितने? 50 में से 32 अंक प्राप्त किए हैं और एक ने 50 में से 25 अंक प्राप्त किए हैं। तो हम इनके बौद्धिक स्तर के बारे में अब कुछ नहीं कह सकते अभी कि ये कौन से स्तर का है, जबकि ग्रेडिंग सिस्टम एक को बी देता है और एक को सी देता है। तो डिवाइड हो गए हमारे कि यह इस लेवल का छात्र है। इसके द्वारा गुणात्मक अंतर का आसानी से बोध किया जा सकता है अनुस्थित प्रणाली के माध्यम से। अब है आगे इसमें अनुस्थित परंपरागत अंकन प्रणाली, ट्रेडिशनल मार्किंग, परंपरागत अंकन प्रणाली। इसी के अंतर परंपरागत अंकन प्रणाली क्या होती है? परंपरागत अंकन प्रणाली, परंपरागत ट्रेडिशनल, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल से कौन सी पद्धति चली आ रही है कि साधारण परीक्षा में उसको आवंटित कर दिए। जैसे हमारा एक पेपर है, हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें पता है पूर्णांक कितने का है। पूर्णांक है 100 का। पास कितने पे हैं? 36 पे। सेकंड कितने पे हैं? 45 पे। थर्ड फर्स्ट कितने पे हैं? 60% पे। तो ये परंपरागत अंकन प्रणाली है। इसके माध्यम से छात्रों की पूरी क्षमताओं का ज्ञान नहीं होता। देखिए जरूर नहीं है, जो परंपरागत अंकन प्रणाली है वह छात्रों का सर्वांगीण मूल्यांकन करने में सफल नहीं है। कैसा मूल्यांकन करने में? सर्वांगीण मूल्यांकन। सर्वांगीण मूल्यांकन करने में सफल नहीं है। क्यों? सर्वांगीण मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है छात्र का ज्ञानात्मक मूल्यांकन, भावात्मक मूल्यांकन और क्रियात्मक मूल्यांकन। यह तीनों का जो डिवाइडेशन है, तीनों का मूल्यांकन है, वह परंपरागत अंकन प्रणाली के माध्यम से नहीं हो सकता। इन क्षमताओं का ज्ञान हमें अनुस्थित प्रणाली के माध्यम से ही लग सकता है। अधिक देखिए इसमें परंपरागत अंकन प्रणाली में जो समस्याएं आती है हमारे सामने, वह आती है सबसे पहली जो समस्या है इसमें जो त्रुटि पाई गई है परंपरागत अंकन प्रणाली में, सबसे पहली तो यही है कि छात्रों का सर्वांगीण मूल्यांकन इसके द्वारा नहीं की जा सकता है। तो इसमें पहली इसमें जो त्रुटियां पाई गई हैं, कौन कौन सी त्रुटि है परंपरागत अंकन प्रणाली की? त्रुटि माने कमियां हैं। इसमें क्या क्या कमियां हैं? पहला है अधिक संभावित त्रुटि, इसमें अंकनकर्ताओं की विषमता। जो सबसे ज़्यादा सटीक त्रुटियां इसमें विद्यमान है, अंकन कर्ताओं की विषमता। मैंने आपको अभी बताया था अंकनकर्ताओं की विषमता कि निबंधात्मक परीक्षाएं, लघुत्तरात्मक परीक्षाएं जो होती हैं उनमें अंकनकर्ता अधिकतर जो छात्रों का मूल्यांकन होता है वह परीक्षक की मनोस्थिति पर आधारित होता है, परीक्षक की अभिरुचियों पर आधारित होता है। उसको क्या पसंद है? अंकनकर्ता यानी एग्जामिनर जो हमारी प्रश्न पुस्तिका जांचता है, उत्तर पुस्तिका जांचता है, उसका दृष्टिकोण हो सकता है कि वह अपने आंसर में सुंदर लेख को महत्व दे, सुव्यवस्थित लेख को महत्व दे, शब्द सीमा को महत्व दे। किसको दे? सुंदर लेख को महत्व दे, सुव्यवस्थित लेख को महत्व दे, शब्द सीमा को महत्व दे अंकनकर्ता। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक को पता है, हम जानते हैं, अधिकतर आपने कहते हुए सुना होगा कि जो साइंस का या विज्ञान वर्ग का जो विद्यार्थी है उसकी लेख अधिकतर सुंदर नहीं होती। तो जरूरी नहीं है कि वह कोई प्रयोग आर्ट्स में जब वह लिखने बैठे, कोई एग्जाम ऐसी हो निबंधात्मक डेस्क्रिप्टिव उसमें क्वेश्चन आ रहे हो तो वह सुंदर ही
लिखे। सभी बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती। सुव्यवस्थित लेख, एक कहता है एग्जामिनर की इसने आंसर सही ढंग से नहीं लिखा, व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखा। एक कहता है कि शब्द सीमा पर्याप्त नहीं है। तो इन तीनों के अनुसार उसके एक ही प्रश्न में 3 अंतर आ जाएंगे, 3 प्रकार से अंतर आ जाएंगे, उसकी मार्किंग में 3 प्रकार से अंतर आ जाएगा। तो अंकनकर्ताओं की विषमता, अब इसको दूर करने के लिए आप कहेंगे कि आजकल तो निबंधात्मक एग्जाम होती ही नहीं है, तो इसके लिए माध्यमिक शिक्षा आयोगों ने वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन किया, वस्तुनिष्ठ परीक्षा को महत्व दिया। हमारी शिक्षा प्रणाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा को महत्व दिया, लेकिन हर स्तर पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा नहीं करवाई जा सकती। निबंधात्मक परीक्षा का भी छात्र के जीवन में उतना ही महत्व है जितना वस्तुनिष्ठ परीक्षा का है। निबंधात्मक परीक्षा के माध्यम से छात्र की विचार अभिव्यक्ति की क्षमता, लिखने की कैपेसिटी, उसकी तर्क करने की, उसकी चिंतन कौशल को हम किसके माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, किसके माध्यम से मूल्यांकित कर सकते हैं, निबंधात्मक परीक्षा के द्वारा ही देख सकते हैं। हमें क्या पता कि उसकी राइटिंग कैसी है, हमें क्या पता कि वह निम्न विषय में कैसे विचार रखता है। दूसरी बात, जब वह छात्रों के ज्ञान स्तर को बढ़ाती है कौन सी परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में धोखाधड़ी के चांसेस रहते हैं। बालक एक पास बैठे हुए से भी पूछ के आंसर लिख सकता है, जबकि निबंधात्मक परीक्षा में वह अपने खुद को आता होगा तभी वह आंसर लिखेगा, उसने पढ़ी होगी विषय वस्तु तभी वह क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह वस्तुनिष्ठ परीक्षा को अपनाया जा sके, इसलिए अंकनकर्ताओं की विषमता परंपरागत अंकन प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा है शिक्षण विषयों की विविधता। दूसरी है इसमें शिक्षण विषयों की विविधता। शिक्षण विषयों की विविधता, मैंने आपको बताया था विज्ञान वर्ग और कला वर्ग में भिन्न भिन्न विषयों के कला वर्ग में भिन्न भिन्न विषयों के विद्यार्थी अपने आप में मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी विचार अभिव्यक्ति अच्छी होती है, वह 100% मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें कभी प्राप्त नहीं होते। 90% से ज़्यादा उन्हें मार्क प्राप्त नहीं होते। तो ये शिक्षण विषयों की विविधता भी परंपरागत अंकन प्रणाली की सबसे बड़ी त्रुटि है। ये दो त्रुटि हमारे सामने हैं कि परंपरागत अंकन प्रणाली को क्यों नकारा गया है और अनुस्थित प्रणाली को क्यों महत्व दिया गया है। इसमें यही होता है कि 29 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी फेल हो जाता है और 30 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी पास हो जाता है। लेकिन हम पूरी तरह से निबंधात्मक परीक्षा को नकार नहीं सकते हैं। उसकी निबंधात्मक इस परीक्षा प्रणाली की इस त्रुटि को दूर करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली को अपनाया गया था, लेकिन हम निबंधात्मक परीक्षाओं के महत्व को नकार नहीं सकते हैं। विषयों की विविधता, शिक्षण विषयों की विविधता। शिक्षण विषयों की विविधता में देखिए यही है कि सामाजिक विषयों में बालक को 40 से 60 अंक प्रदान कर दिए जाते हैं, जबकि 40 से 60% अंक प्रदान कर दिए जाते हैं, जबकि गणित विषय में बालक को 100% अंक प्राप्त हो जाते हैं। बालक कला वर्ग का मेहनत करते हुए भी पिछड़ जाता है, जबकि गणित का छात्र, विज्ञान का छात्र अब मार्क ले जाता है और इंटेलिजेंट घोषित हो जाता है। तो एक हीन भावना, एक गैप, विषयों के बीच एक गैप उत्पन्न हो जाता है। यह सबसे बड़ी त्रुटि है परंपरागत अंकन प्रणाली की। यह हमने देखा परंपरागत अंकन प्रणाली को क्यों अनुस्थित प्रणाली को अपनाया गया है, शिक्षा आयोगों के द्वारा, परीक्षा विशेषज्ञों के द्वारा। अगला है इसमें अनुस्थित प्रणाली से लाभ। अब देखिए अनुस्थित प्रणाली से क्या लाभ। अनुस्थित प्रणाली से लाभ, क्या लाभ है, पहला देखिए क्या बताया मैंने अभी आपको। अनुस्थित प्रणाली को परंपरागत अंकन प्रणाली में सुधार के लिए अपनाया गया है। परंपरागत अंकन प्रणाली में सुधार के लिए परंपरागत अंकन प्रणाली में सुधार के लिए
सुधार के लिए अपनाया गया है। दूसरा है मानवीय क्षमताओं का मापन शुद्ध रूप से होता है। मानवीय क्षमताओं का मापन शुद्ध रूप से करना। आप देखिए परंपरागत अंकन प्रणाली से अनुस्थित प्रणाली से क्या लाभ है कि परंपरागत अंकन प्रणाली में अभी मैंने आपको समस्याएं बताई थी कि शिक्षण विषयों में विविधता आ जाती है, बालक उसके अंकन में विविधता आ जाती है, अंकनकर्ताओं की विषमता उसमें आ जाती है। तो इसमें एक सुधार के रूप में इसको अपनाया गया है। अनुस्थित प्रणाली में मानवीय क्षमताओं का शुद्ध रूप से मापन हो जाता है, उसके ज्ञानात्मक स्तर का, उसके भावात्मक स्तर का और उसके क्रियात्मक स्तर का शुद्ध रूप से मापन हो जाता है। तीसरा है इसमें अनुस्थित प्रणाली में गुणात्मक मापन होता है, छात्रों का गुणात्मक मापन होता है। गुणात्मक मापन संभव है। छात्रों के बीच अंतर को सार्थक रूप में प्रदर्शित करता है। छात्रों के बीच अंतर को सार्थक रूप से प्रदर्शित करता है। कौन? अनुस्थित प्रणाली। देखिए छात्रों का गुणात्मक मापन अनुस्थित प्रणाली के द्वारा ही संभव है। मात्रात्मक मापन से उसका सर्वांगीण मापन नहीं किया जा सकता, मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। छात्रों के बीच अंतर को, दो छात्रों के बीच क्या अंतर है, जैसे 59 वाला और 60 वाला परंपरागत अंकन प्रणाली में तो वह उन दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है, तो यह निष्पक्ष अंतर नहीं है। हम एक नंबर के लिए उन दोनों के मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर को नकार नहीं सकते। दोनों बराबर की मानसिक योग्यता लिए हुए हैं, तो अनुस्थित प्रणाली के द्वारा इनके बीच अंतर को सार्थक रूप से प्रकट किया जा सकता है। तीसरा है, अगला है इसमें, इस प्रणाली में 0 से 100 तक के पैमाने की अवधारणा को गलत सिद्ध कर दिया है। 0 से 100 तक के पैमाने को अंकन प्रणाली किस पर आधारित हो रही है? 0 से 100 तक के पैमाने को गलत सिद्ध कर दिया। किसने? अनुस्थित प्रणाली ने। इसमें कम पैमाने के आधार पर ही अच्छा मूल्यांकन किया जा सकता है, मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। इस प्रणाली में मोटे रूप में क्षमताओं का आकलन किया जाता है, जो वास्तविक और अधिक व्यवहारिक होता है। मापन वास्तविक और व्यवहारिक होता है। मापन वास्तविक होता है, जो है वही होगा, और व्यवहारिक होता है। मापन वास्तविक और व्यवहारिक होता है। इसमें देखिए अनुस्थित प्रणाली में मापन अधिक वास्तविक और व्यवहारिक होता है। अगला है, मोटे रूप में इसमें क्षमताओं का मापन किया जाता है, आकलन किया जाता है। परंपरागत प्रणाली की त्रुटियों का समाधान अनुस्थित प्रणाली से ही किया जा सकता है। उसकी संभावना, जैसे बताया था मैंने अभी, परंपरागत अंकन प्रणाली में जो त्रुटियां पाई गई हैं उनका समाधान, उनमें सुधार किससे किया जा सकता है? अनुस्थित प्रणाली से ही किया जा सकता है। परीक्षकों की आंतरिक विषमता भी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें मापन का विस्तार कम कर दिया जाता है। मैंने बताया इसमें 0 से 100 तक के पैमाने को यह नकारता है। इसमें इतना विस्तार नहीं होता है मापन का, बिल्कुल सटीक वास्तविक और शुद्ध मापन अनुस्थित प्रणाली के द्वारा किया जा सकता है। परीक्षकों में जो आंतरिक विषमता विद्यमान होती है, अभी मैंने आपको बताया किसी को सुंदर लेख पसंद है, किसी को सुव्यवस्थित लेख पसंद है, किसी को
शब्द सीमा पसंद है, किसी को क्या पसंद है, कोई उस प्रश्न के विषय में कैसे विचार रखता है, कैसा दृष्टिकोण रखता है, वह भावना भी, पर्सनल भावना भी उसमें समाहित हो जाती हैं। तो ऐसी आंतरिक विषमताओं को कौन दूर करता है? अनुस्थित प्रणाली दूर कर सकती है। बाकी परंपरागत शिक्षण प्रणाली, अंकन प्रणाली उसको दूर नहीं कर सकती। अनुस्थित प्रणाली में संपूर्ण विस्तार का प्रयोग सभी विषयों के मापन में किया जाता है। सभी विषयों का मापन इस अनुस्थित प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है। विभिन्न विषयों के अंकन की विविधता, विषमता भी कम हो जाती है। इस प्रकार से अनुस्थित प्रणाली क्या है? अनुस्थित प्रणाली की परंपरागत अंकन प्रणाली के दोषों को दूर करने में पूरी तरह से सहायता प्रदान करती है। कौन सी? अनुस्थित प्रणाली। आपने देखा होगा, आपको मैंने बता दिया अनुस्थित प्रणाली क्यों आवश्यक है। अनुस्थित प्रणाली, जिसे हम ग्रेडिंग सिस्टम भी कहते हैं, परंपरागत अंकन प्रणाली में सुधार के लिए इसे अपनाया गया है। समय समय पर गठित समितियों द्वारा, शिक्षा आयोगों के द्वारा इस विषय में ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाने का परामर्श प्रदान किया गया कि परंपरागत प्रणाली से छात्रों के विकास का संपूर्ण मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, संपूर्ण विकास का पता नहीं लगाया जा सकता, निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यह मानवीय क्षमताओं का शुद्ध रूप से मापन करने में सक्षम है। कौन सी? अनुस्थित प्रणाली। मानवीय क्षमताओं में क्या आ जाता है? उसका ज्ञानात्मक स्तर क्या है, उसका भावात्मक स्तर क्या है, उसका क्रियात्मक स्तर क्या है, उसे आसानी से मापा जा सकता है। यह छात्रों के गुणात्मक क्षमता को मापता है। यह छात्र कितना अच्छा है या नहीं है, कैसा है, किस विषय में कैसा है, इसको मापा जा सकता है। जबकि अंकन प्रणाली से, परंपरागत अंकन प्रणाली से इसको अच्छे से मापा नहीं जा सकता। क्यों नहीं मापा जा सकता? मैंने आपको बताया कि 29 वाला विद्यार्थी फेल और 29 नंबर वाला विद्यार्थी क्या है? फेल। 29 वाला फेल और 30 वाला पास। तो इन दोनों में क्या अंतर है? इनके बौद्धिक स्तर में, इनके मानसिक स्तर में कोई अंतर नहीं है, फिर भी इनकी ग्रोथ में अंतर पाया जाता है। विद्यार्थी को ही नहीं समझ में आता कि वास्तव में मैं क्या हूँ। अगर ऐसा अंकन उसके प्राप्त होता है तो विद्यार्थी आगे बढ़ने की राह भूल जाता है, वह भटक जाता है, निराश हो जाता है, उसमें नेगेटिव थिंकिंग घर कर जाती है। आपने देखा होगा अभी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम बच्चे IIT के लिए जाते हैं, IIT तैयारी के लिए जाते हैं, PMT की तैयारी के लिए जाते हैं, RAS की तैयारी के लिए जाते हैं, बहुत हायर क्लासेस की तैयारी के लिए जाते हैं। तो वहाँ 0.1 से भी वह रह जाते हैं। तो हम उन्हें कई जगह उनको ये कहते हुए पाया जाता है कि ये फेल हो गया, ये PMT में फेल हो गया, PMT में सेलेक्ट नहीं हुआ, IIT में सेलेक्ट नहीं हुआ। माँ बाप भी कई बार ये कह देते हैं कि तेरे को इतना पैसा लगाया था तो पास नहीं हो सकता था। उसकी कोई गलती नहीं है, ये कोई नहीं समझता। यह सब दोष है हमारी परंपरागत अंकन प्रणाली का, जो छात्र को निराशा के दौर में धकेलती है। और आपने सुना होगा इस निराशावादी प्रकृति के कारण ही आज सबसे ज़्यादा विद्यार्थी सुसाइड करते हैं। आज वर्तमान में जो सुसाइड बढ़ रही हैं, आत्महत्या के जो केसेस बढ़ रहे हैं, वह युवाओं में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थियों में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसी भावना को हटाने के लिए, ऐसी हीन भावनाओं को हटाने के लिए अनुस्थित प्रणाली को अपनाया गया था, जो कि छात्रों का गुणात्मक मूल्यांकन आसानी से कर सके, इस निराशावादी भावना को पूरी तरह से हटा सके। दो छात्रों के बीच जो अंतर पाया जाता है उसको सार्थक करे। अगर उसके C है, C की कैटेगरी, B की कैटेगरी, A की कैटेगरी, इन तीनों को स्पष्ट रूप से वह प्रदर्शित कर सके। किसी एक नंबर की वजह से उसमें यह अंतर नहीं पाए, उसके जीवन में कोई अंतर नहीं आए। 0 से 100 तक के पैमाने को ये गलत सिद्ध करता है। मैंने देखा होगा कि मैंने बताया था 36 पे पास है, 36% पे पास। उसके बाद देखिए 36 पे तो पास है 35% पे वे क्या है? फेल है। क्या है वो? फेल। और इसके बाद कितना अंतर है? 36 से 45 तक वह सेकंड है, 45 तक वह थर्ड है। क्या है? थर्ड। और 44 पे केवल पास है। कितना विस्तार मिल गया? मिल गया कि नहीं मिल गया? तो यही है। और फिर 60 के बाद पूरे 40% 100 तक फर्स्ट है, जबकि फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई रेशो ही नहीं है।
60% से और टोटल 100% तक आप फर्स्ट डिवीज़न दे रहे हो और 1 नंबर कम वाले को आप सेकंड डिवीज़न दे रहे हो, तो यह इसमें अंकन प्रणाली में विस्तार अधिक होने से अच्छा मूल्यांकन नहीं हो पाता है, सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है, परीक्षक को बहुत सारा विस्तार मिल जाता है। जबकि अनुस्थित प्रणाली में 5 बिंदु पैमाना, 7 बिंदु पैमाना और 9 बिंदु पैमाना निर्धारित कर दिया जाता है। उन्हीं के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षक को अंकों के विस्तार से कोई लेना देना नहीं होता है। अंक विस्तार कम होने से विद्यार्थी का सटीक मूल्यांकन किया जा सकता है। धन्यवाद।